नमस्कार। मैं सिद्धार्थ आज स्वचर्चा समूह के खंड है पहला खंड के जैसे कि हम लोग कोई भी कवि की रचना पढ़ते हैं तो उस कवि की रचना के पढ़ने से पहले हमें थोड़ा बहुत कवि परिचय जान लेना होता है कि कवि का समय काल क्या था, कवि किन किन परिस्थितियों से जूझ रहे थे, क्या क्या प्रभाव उन पर पड़ा, उनका दृष्टिकोण क्या था, उनका व्यक्तित्व क्या था। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें रचना को भी पढ़ना होगा, तो जिससे कि सम्यक दृष्टिकोण हम बना सकें। तो आज जो MSD 14 के अंतर्गत जो पहली इकाई है उसमें हमें तो पढ़ना है प्रेमचंद का जो मुख्य रूप से है व्यक्तित्व और उसकी जीवन दृष्टि। तो जो खंड परिचय के रूप में हम जान लेते हैं पहले इससे संबंधित। इस इकाई जो प्रेमचंद का जो जीवन इसमें क्या है 14वें नंबर के प्रथम खंड में इसमें 4 इकाइयां हैं। MSD 14 के प्रथम खंड में 4 इकाइयां हैं, 1 2 3 4। पहला इकाई का नाम है प्रेमचंद का व्यक्तित्व एवं जीवन दृष्टि, जिसकी चर्चा आज हम लोग करने जा रहे हैं। दूसरा है प्रेमचंद का साहित्य, तीसरा है प्रेमचंद की साहित्यिक मान्यताएं और चौथा है प्रेमचंद के उपन्यास और हिंदी आलोचना। तो आज हम लोग पहला पढ़ेंगे। और ये खंड में जो 4 इकाइयां हैं इनमें क्या है प्रेमचंद के व्यक्तित्व, कृतित्व और उनके साहित्य की आलोचनाओं से जुड़ा हुआ है ये चारों इकाइयां, जैसा कि हमारे उनके नाम से भी समझ में आ रहा है हमें। और इसके बाद है जो साहित्य संबंधी प्रेमचंद के विचार हैं उन पर भी चर्चा की गई है इस इकाई में। और मुख्य रूप से ये उपन्यास का है, तो ये पूरा जो पाठ्यक्रम है औपन्यासिक कृतियों पर आधारित है। इसके पाठ्यक्रम में और भी जो खंड है उन सब में 4 उपन्यास है, तो वो है। तो पहला इकाई जो है इस इकाई में जीवन दृष्टि और व्यक्तित्व है, तो प्रेमचंद की जीवन कथा, व्यक्तित्व एवं जीवन दृष्टि से परिचित कराया गया है इस इकाई में, प्रथम खंड के प्रथम इकाई में। जन्म से लेकर के देहावसान तक प्रेमचंद ने अपना जीवन किन परिस्थितियों में व्यतीत किया, उनकी शिक्षा दीक्षा किन हालतों में संपन्न हुई, वयस्क होने पर जीविका के साधन के रूप में उन्होंने कौन से मार्ग अपनाए, इन दृष्टियों में से उनका जीवन कितना संघर्षमय रहा, साहित्य रचना में उनका प्रवेश किस प्रकार हुआ, पहले उर्दू और उसके उपरांत हिंदी में लेखन से उन्होंने किस तरह से संघर्ष का सामना करना पड़ा, इन विशिष्ट परिस्थितियों में उनकी जीवन दृष्टि कैसे विकसित हुई, इन सभी बातों पर चर्चा पहली इकाई में है। तो जो पहला इकाई है उनके जीवन संघर्ष से परिचित कराना है पहला इकाई में। कि यहाँ पे लिखा गया है किसी भी साहित्य की, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रस्तावना में, किसी भी साहित्यकार की रचना को सही परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए उसके व्यक्तित्व और जीवन दृष्टि को जानना अहम होता है, महत्वपूर्ण होता है। और इसी बात को ध्यान में रखकर के पहली इकाई है। और उसके बाद है कि प्रेमचंद के व्यक्तित्व निर्माण, उसके जीवन धारा को लेकर गया है। जीवन संघर्ष भी है, जैसा कि हाँ प्रेमचंद का जो, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जीवन जो संघर्षमय था, उन्हें खुद कुआं खोद कर पानी पीना पड़ता था, मतलब खुद ही कमाकर जो है ना संघर्ष, वो एक मुहावरा है। अपनी किताब को छापने और विचारों को आम पाठकों तक पहुंचाने के लिए प्रेमचंद ने स्वयं ही प्रेस और प्रकाशन संस्थाएं खोली, ये सब भी है। फिर उसके बाद है प्रेमचंद की राष्ट्रीय भावना चेतना है, उसके विभिन्न विचारधाराओं का प्रभाव क्या पड़ा है ना। उसके बाद फिर देखते हैं और किसानों से उनका लगाव जो है वो, और नारी विषय की जो दृष्टि है, सांप्रदायिक सोच है, दलित चेतना है, इन सब पे थोड़ी थोड़ी चर्चा की। तो प्रेमचंद का व्यक्तित्व, तो प्रेमचंद का जो व्यक्तित्व है उनके, हम लोग जब प्रथम वर्ष में थे तो
अमृत राय उनके पुत्र का जो एक रचना था कलम का सिपाही, हम लोगों ने उसे पढ़ा तो उनमें हमें प्रेमचंद का जो जीवन का झलक मिलता है। तो उसी रूप से हम देखते हैं कि प्रेमचंद का जो व्यक्तित्व था सहज था, सरल था, परंतु असाधारण था। उनके व्यक्तित्व की एक सहजता और असाधारणता उनके साहित्य में भी परिलक्षित होती है, दिखती है। उन्होंने एक जगह लिखा है अपने बारे में कि मेरा जीवन सपाट समतल मैदान है जिसमें कहीं कहीं गड्ढे तो हैं पर टीलों, पर्वतों, घने जंगलों, गहरी घाटियों और खंडरों का स्थान नहीं है। जो सज्जन पहाड़ों के सैर के शौकीन हैं उन्हें तो यहाँ निराशा ही होगी। इस रूपक से प्रेमचंद जो है अपने जीवन की साधारणता को रेखांकित करना चाहते हैं। मतलब स्वयं के जो जीवन में साधारणता है, सामान्यता है, उसको साधारण उसको, सामान्यता को नहीं, साधारणता को रेखांकित करना चाहिए और इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। प्रेमचंद का जो पूरा बाहरी व्यक्तित्व जो है औपनिवेशिक शासन के एक आम भारतीय व्यक्ति का व्यक्तित्व है। और उस काल का जैसे देखते हैं कि हर परिस्थिति होता है ना, तो उस काल में जैसे कि हम लोग देख लेते हैं प्रेमचंद का उदय देखिए पहले दशक के बाद दूसरे दशक के आरंभ में होता है, पहले दशक के अंत से दूसरे दशक के आरंभ में होता है। तो वो जो समय था, हम लोग उपनिवेश थे किसके, अंग्रेजों को। और इस समय क्या चल रहा था कि द्विवेदी युग आरंभ हो गया था 1900 से, और इस समय में क्या होता, राष्ट्रीय उत्थान की चर्चा चल रही थी। मैथिली शरण गुप्त जो है राष्ट्रकवि दद्दा, वो भी अपनी कविताओं के माध्यम से, रचनाओं के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैला रहे थे अपने राष्ट्र के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति। साथ ही साथ जयशंकर प्रसाद जी अपने नाटकों के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से एक अलग ही सांस्कृतिक उत्थान पे लगे हुए थे। और इसी समय मतलब थोड़ा सा जयशंकर प्रसाद जी का समय थोड़ा बाद आता है, उसके पहले ही द्विवेदी युग जो समय काल है, मुख्य रूप से अगर कविताओं की दृष्टि से देखें तो द्विवेदी युग है। तो ये है, तो ये समय काल है। एक सेकंड, तो जैसा कि प्रेमचंद का जो पूरा बाहरी व्यक्तित्व है औपनिवेशिक शासन के एक आम भारतीय आदमी का व्यक्तित्व है, उस काल के अन्य साधारण जनों से भी जरा सा भी अलग नहीं है। उनके पुत्र जो हैं अमृत राय के शब्दों में कह सकते हैं कि प्रेमचंद की सरलता सहज है, उसमें कुछ तो इस देश की पुरानी मिट्टी का संस्कार है, कुछ उसका नैसर्गिक शील है, संकोच है, कुछ उनकी गहरी जीवन दृष्टि है, तो कुछ उसका सच्चा आत्मगौरव है जो किसी तरह के आत्म प्रदर्शन या विज्ञापन को उसके नज़दीक घटिया बना देता है। और जब हम कलम का सिपाही पढ़ते हैं तो देखते हैं कि वो बड़ा संकोची स्वभाव के व्यक्ति थे, कि वह जब प्रेस उनका बंद होने चलता था तो वो विज्ञापनों के लिए भी जाते थे दूसरे जो होते थे स्पॉन्सर्ड के पास, तो बड़ा इससे जाते थे। तो परंतु उनके जो मित्र होते थे वो कहते थे कि अरे चलो मैं जाता हूँ तुम्हारे साथ, तुम जाओगे तो तुमसे पैसा भी नहीं हुआ होगा उनसे। तो उनके जो मित्र हुआ करते थे वो उनसे अधिक पैसा उठवा के लेके चले आते थे। तो इनका भी चर्चा है उसमें, कलम का सिपाही में। अगर आप प्रथम वर्ष में हैं और प्रथम वर्ष में MSD 2 में MSD 4 में जो है निबंध जीवनी जो कलम का सिपाही है अमृत राय का, उसको पढ़ सकते हैं। यह प्रेमचंद का आपको आराम से मिल जाएगा। तो घटिया बना देता हूँ। और नितांत जो है साधारण वेशभूषा है, उटंगी हुई धोती और साधारण कुर्ता अचानक सामने पड़ जाने से कोई विश्वास ही ना करे कि यह हिंदी के प्रसिद्ध लेखक प्रेमचंद है। साधारण जनसमूह के बीच आ पड़ने पर सबका हालचाल, नाम गांव पूछने वाला, कोई हंसी की बात उठने पर जोरदार ठहाका लगाने वाला, कभी कभी बच्चों जैसी शरारत करने और मुस्कुराने वाला, नितांत साधारण बंधी टकी दिनचर्या से जुड़ा, बंधा बंधाया दिनचर्या से जुड़ा, अपने को कलम का मजदूर मानने वाला यह आदमी हिंदी का महान उपन्यासकार जो है प्रेमचंद था। इनका जन्म जो है कब हुआ था? 1880 में। 31 जुलाई 1880 वाराणसी के लगभग 5 किलोमीटर दूर एक गांव है जिनका नाम लहमी है, वहां के खाते पीते साधारण मध्यवर्गीय कायस्थ परिवार में हुआ था। प्रेमचंद जी का जन्म जो है 31 जुलाई 1880 को वाराणसी से 5 किलोमीटर दूर एक गांव है लहमी,
लम्ही वहाँ पे एक खाते पीते कायस्थ परिवार में, मध्यवर्गीय कायस्थ परिवार में हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पारिवारिक और सामाजिक परिवेश। आज जो पारिवारिक और सामाजिक परिवेश में देखते हैं कि बचपन का नाम इनका प्रेमचंद का नवाब था और औपचारिक नाम जो था धनपत राय था। तो धनपत राय ने बचपन में लगभग 8 साल तक फारसी पढ़ी, उसके बाद अंग्रेजी शुरू की पढ़ी और फिर बनारस जाकर के वाराणसी के कॉलेजिएट स्कूल से एक साधारण छात्र के रूप में एंट्रेंस की परीक्षा पास की, 10वीं की। और धनपत राय नाम तो शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र और नौकरी की फाइलों तक सीमित रहा, पर उर्दू के कहानी और उपन्यास लेखक के रूप में नवाब राय नाम खूब प्रसिद्ध हुआ। वो नवाब राय के नाम से भी लिखते थे। जैसे कि होता है ना कि किसी व्यक्ति का स्कूली नाम अलग होता है, घर का नाम अलग होता है, और स्कूल के छात्र होते हैं अलग नाम से पुकारे जाते हैं, घर में अलग नाम से पुकारे जाते हैं। तो वही प्रकार का था इसमें। प्रेमचंद के जो पिता थे मुंशी अजायब लाल डाक खाने में डाक मुंशी थे, जिनकी नौकरी 10 रुपये माहवार से शुरू हुई थी और अवकाश प्राप्ति के समय 40 रुपये तक पहुंच गई थी। 10 रुपये से उनके पिताजी ने पोस्ट ऑफिस में नौकरी की थी और वो फिर रिटायर के समय वो नौकरी का जो तलब होता है वो मेहनताना 1 महीने का, वो 40 रुपये तक पहुंच गया था उनका। तो उस समय में 40 रुपये बड़ी बात शायद कहा जा सकता हो। हाँ, उस जमाने में जबकि चावल 1 रुपया मन था, 1 रुपया मन मतलब 40 मन 40 हो जाएगा, मतलब आज 1 रुपया मन, समझ रहे हैं। आज मन 40 किलो का होता है, तो मान लीजिए आज 40 रुपये किलो है चावल, साधारण चावल 50 रुपये किलो है मान लीजिए, तो 10 किलो कितना हो गया 500 का, 40 किलो 2000 रुपया मन है। तो 2000 का 40 बंडल कितना हो गया 80,000 रुपया। तो आज के हिसाब से अगर चावल के तुलना में करते हैं 25 रुपये किलो भी चावल है, ऐसी बात नहीं है, 40 रुपये भी है, मैं थोड़ा सा ऊंचाई बोल गया 50 रुपये। तो आज के तुलना में 50 से 60,000 रुपये का सैलरी हुआ करता था, समझ लीजिए आज के जो चावल के दर हैं। तो उन्होंने वो उदाहरण लिखा है उस जमाने में जबकि चावल 1 रुपया मन था 40 किलो के लगभग, और मिठाई 5 आने से हुआ करता था, किलोग्राम से कुछ कम। तो धोती 8 आने में मिलती थी, धोती जो है 8 आने में मिलती थी, 8 आने में एक धोती मिल जाता था। जीविका चलाने के लिए यह आय पर्याप्त, पर संयुक्त परिवार, ये जीविका के लिए तो सही था, परंतु संयुक्त परिवार, जहाँ पे पहले क्या होता था कि परिवार जो होते थे संयुक्त में रहते थे, अब ना शहर में जो, परंतु आगे गांव में अभी भी संयुक्त परिवार हुआ करते हैं। फिल्मों में देखते हैं कि संयुक्त परिवार हुआ करता है, तो वहाँ चाचा चाची बहुत सारे लोग रहते हैं, बड़े पापा बड़ी मम्मी, उनके बेटे, उनके सारे लोग रहते हैं। तो जो है वैसा परिवार था। उसके लिए ये अधिक नहीं हो सकता है क्योंकि वहाँ पे और भी खर्चे होते हैं। तो धनपत राय जो है नवाब का जो बचपन वैसे ही बीता जैसे मध्यवर्गीय ग्रामीण किसान के बच्चों का बीतता है। तरह तरह की शरारतें करना, किसी के खेत में घुसकर ऊख तोड़ लेना, ऊख मतलब ईख, और ढेले मारकर आम के टिकोलों को गिराना, गुल्ली डंडा खेलना, इमली के चीयों को और महुए के कोइनों गुठली से खेल खेलना, डाकिया कजाकी के कंधों पर सवारी करना, मौलवी साहब के यहाँ फारसी पढ़ने जाना और तरह तरह की शरारतें करना, उनकी छोटी मोटी सेवाएं करना, चुहलबाजियाँ और मटरगश्ती करना, कभी कभार घर से पैसों या किसी खाने पीने के सामान की चोरी कर लेना, इसके लिए पिटना और भूल जाना, इस तरह के कारनामों के बीच कभी कोई हास्य रचना भी कर लेना, यह धनपत राय के बचपन का रोजना मार्चा था, रोज का कार्य था। धनपत जो है प्रेमचंद जी नवाब की शिक्षा फारसी से शुरू हुई थी। 13 वर्ष में वह उम्र तक वह हिंदू बिल्कुल भी नहीं जानते थे, और यही समय था कि जब उनको उर्दू अफसाने पढ़ने का भी शौक था, अफसाने किस्सा। तो और उन्होंने और भी आगे चलेंगे तो और भी इस पर चर्चा होगा इस बात पे। और 1890 ईस्वी के पूर्व उनकी मां का स्वर्गवास हो चुका था और सौतेली मां का आगमन हो चुका था। 1893 में वह गोरखपुर के मिशन स्कूल के 3रे दर्जे का विद्यार्थी था। जैसा कि एक उपेक्षित बालक के लिए स्वाभाविक था, वह स्थानीय बुक सेलर के यहाँ से मौलाना शाह, पंडित रतननाथ सरशाह,
सरसार, मिर्जा रुसवा, मौलवी मोहम्मद अली आदि की उर्दू कथा पुस्तकें, रेनॉल्ड के पुस्तकों के उपन्यासों के अनुवाद, नवल किशोर प्रेस से निकले पुराणों के उर्दू अनुवाद और तिलिस्मी होशरुबा के कई खंड 2-3 साल के भीतर पढ़ गया था। इस तरह धनपत को अपने वास्तविक जीवन की कटुता से मुक्ति पाने की राह भी मिल गई। कथा की काल्पनिक दुनिया में उनकी वास्तविकता जिंदगी की कटुता को दूर करने का काम किया। मतलब बचपन से ही अध्ययनशील हो गए थे। क्यों? घर परिवार में माँ का प्रेम नहीं मिल पाया उस ढंग से, तो उन्होंने हो गया। और इनकी शादी भी कम उम्र में इनके सहमति के विरुद्ध जाकर के इनके पिताजी ने करवा दिया था, बाल विवाह। कथा की काल्पनिक दुनिया ने इनकी उसकी वास्तविकता जिंदगी को प्रेमचंद की वास्तविक जिंदगी को कटुता को दूर करने का काम किया। प्रेमचंद की कथा लेखन की बुनियाद यही पढ़ाई थी, जो उन्होंने बचपन में पढ़ा, अध्ययन किया इन सब रचनाओं को, तो यही बुनियाद भी पढ़ी। तो गोरखपुर के मिशन स्कूल से 8वां दर्जा पास करने के बाद धनपत का दाखिला जो है, धनपत राय जो प्रेमचंद जी का दाखिला बनारस के क्वींस कॉलेज के 9वें दर्जे में हुआ। प्रेमचंद ने अपने इस जीवन के बारे में लिखा, पाँव में न जूते थे और देह पर साबित कपड़े थे। मतलब साबुत कपड़े, अच्छा कपड़ा था नहीं था। हेडमास्टर ने फीस माफ कर दी थी, इम्तिहान सर पर था। मैं बांस के फाटक पर एक लड़के को पढ़ाने जाता था, पढ़ाकर 6 बजे छुट्टी पाता। वहां से मेरा घर देहात में 5 मील था। तेज चलने पर भी 8 बजे से पहले घर न पहुंच सकता था। यद्यपि आज की दृष्टि से यह स्थिति जो है अत्यंत दयनीय मानी जा सकती है, पर उस समय निम्न मध्यवर्गीय छात्रों की यह सामान्य स्थिति थी। उसी समय लगभग 15 वर्ष की उम्र में नवाब का भी ब्याह कर दिया गया, बाल विवाह। पर पत्नी को देखकर नवाब का दिल टूट गया। वो बड़ा उम्र का थोड़ा सा ना, हाँ, उसके सपनों का संसार चूर चूर हो गया। पत्नी कुरूप तो थी, स्वभाव की भी कुछ कटु ही रही होगी। सास और बहू के आए दिन होने वाले झगड़ों से भी नवाब का क्षुब्ध कर दिया प्रेमचंद को। लाचार नवाब ने पत्नी से नाता तोड़ लिया और जब 1898 में 18 साल की उम्र में नौकरी शुरू की तो पत्नी को साथ भी नहीं ले गए। वो इतना कटुता बढ़ गया था। 1897 में जबकि नवाब जो है ना मात्र 17 वर्ष की उम्र थी, पिता का देहांत भी हो चुका है उसके पहले, 1 साल पहले नौकरी पाने के। तो 1858 में उन्हें मैट्रिक का इम्तहान दिया और 2य श्रेणी में पास हुआ। गणित में कमजोर होने के कारण उसे किसी कॉलेज में इंटर क्लास में प्रवेश न मिला। पुनः ट्यूशन, उधार आदि का सिलसिला चला। उस दौरान उसने फसाना, एजाज, चंद्रकांता, संतति और बंकिम बाबू के उपन्यासों के उर्दू अनुवाद पढ़े। परिवार में उसकी विधवा सौतेली माँ, छोटा सौतेला भाई और पत्नी थी। आमदनी का कोई जरिया न था। संयोगवश ही 1898 ईस्वी में उसे चुनार के एक मिशन स्कूल में मास्टर की नौकरी मिल गई। वेतन जो है प्रतिमाह 18 रुपये था। अब समझिए कि कि 97 में उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। उस समय उनके पिताजी की आय रही होगी 40 रुपये, जैसा कि बताया गया। और अब जो ये नौकरी पा रहे हैं, तो चलिए संयुक्त परिवार नहीं है, फिर भी 5-6 जन तो हैं परिवार में, 4 परिवार हैं। तो उस समय इनकी आमदनी कितनी रही है भैया? 18 रुपये स्कूल में नौकरी करने पे। तो यह रकम जो है समय के हिसाब से संतोषजनक थी, पर इसी से पूरे परिवार की परवरिश होनी थी। और यहाँ पे देखिए प्रेमचंद की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पे शब्दों जो प्रयोग किया गया है पुस्तक में, ये उर्दू के बहुआयात शब्द प्रयोग किए गए हैं। क्यों? क्योंकि प्रेमचंद तो उर्दू के भी लेखक थे। उनके बाद ही उन्होंने हिंदी में आया। जैसे देखते हैं कि सबसे पहले 13 वर्ष तक तो उन्हें हिंदी आती ही नहीं थी। उन्होंने पाठक का एक बड़ा वर्ग तक अपनी रचनाओं को पहुँचाने के लिए हिंदी को फिर चुना। बाद में ये बात पता चली कि प्रेमचंद ने हिंदी को इसलिए चुना कि पाठक का एक बड़ा वर्ग था, यहाँ उर्दू का उतना बड़ा पाठक वर्ग नहीं था, इसलिए फिर बाद में जाकर उन्होंने उर्दू रचनाएं अपनी जो है हिंदी में अनुवाद करके फिर से यहाँ प्रचारित की थी। तो ये जो 18 रुपये था पूरे परिवार की परवरिश करने के लिए कठिन थी। परिवार का खर्च चलाने के लिए वो ट्यूशन करता था और कभी कभी कर्ज भी लेना पड़ता था प्रेमचंद जी को। प्रेमचंद जी के स्वाभिमानी व्यक्ति की पहली झलक मिलिट्री के घोड़ों की टीम ने उनके स्कूल की टीम के बीच फुटबॉल मैच के प्रसंग में मिलती है, जिसमें उन्होंने अन्य छात्रों के साथ घोड़ों की पिटाई कर दी थी। अपने इस स्वाभिमान की कीमत उन्हें अपनी नौकरी से चुकानी पड़ी। साल भर के भीतर ही उन्हें इस नौकरी से हाथ धोना पड़ गया और 1 साल मिला और उसमें फिर उन्होंने अन्य छात्रों के, अपने स्कूल के छात्रों के साथ गोरे छात्रों को भी, अंग्रेज छात्रों को भी उन्होंने पीट दिया था। इसके कारण उन्हें 1 ही साल में नौकरी से निकाल भी दिया गया।
तो सन 1900 में उनकी नियुक्ति बहराइच के जिला स्कूल में तो हो गई, पर वहाँ से उनका तबादला जो है प्रतापगढ़ हो गया। आर्थिक दृष्टि से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा, खर्च की तंगी जो है ज्यों की त्यों बरकरार रही। ट्यूशन से छुटकारा अब तक भी नहीं मिला, पर जिंदगी जो है इम्तिहान परीक्षाओं से गुजरने लगी। पढ़ने के साथ साथ लिखने का भी सिलसिला जारी हो गया। उस समय उत्तर भारत में आर्य समाज का आंदोलन जोरों पर था, जैसा कि हम लोग जानते हैं। बाल विवाह, अनमेल विवाह, वृद्ध विवाह जो थे, विधवा विवाह, जाति प्रथा, शादी ब्याह, श्राद्ध आदि के अवसरों पर होने वाले अपव्यय जो अत्यधिक खर्चे होते हैं, तिलक दहेज की कुप्रथा आदि पर आर्य समाज के विचार जो है पुनर्जागरण की विचारधारा के अनुरूप थे, जिसका प्रभाव जो है प्रेमचंद पर भी पड़ा। और ये आर्य समाज के जलसों में तो जाते ही थे, कदाचित उनके सदस्य भी बन गए थे। साथों में टीचर ट्रेनिंग और बीए करने की लालसा भी मन में सुगाती रही और उन्होंने 2 वर्ष की छुट्टी लेकर ट्रेनिंग लेने का निश्चय किया और 1902 में इलाहाबाद ट्रेनिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया। 1904 में उन्होंने ट्रेनिंग का इम्तहान पास कर लिया। इसके साथ ही उन्होंने उर्दू और हिंदी की स्पेशल वर्नाकुलर परीक्षा भी पास कर ली। शिक्षक के रूप में धनपत राय का तबादला एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगातार होता रहा। 1905 में वे कानपुर पहुंचे। इसी समय कानपुर से जमाना नामक उर्दू पत्रिका निकलनी शुरू हुई, जिसके संपादक मुंशी दया नारायण निगम थे, जिन्होंने इनकी जो 3 नाटक में से एक नाटक है करबला, उसको प्रकाशित करने से 1924 में मना कर दिया था। ये आगे चल करके 1924 में ये एक नाटक लिखते हैं करबला, जिसे इसके संपादक, जमाना के संपादक जो है ना उर्दू, दया नारायण निगम, उन्होंने अपने मुस्लिम दोस्तों के विरोध के कारण उन्होंने प्रेमचंद की जो नाटक थी उनको प्रकाशित करने से 1924 में मना कर दिया था। तो कानपुर पहुंचकर लिखना नवाब राय की जिंदगी का मकसद और नियम भी बन गया। देखिए, मकसद उर्दू है। वे नवाब राय के नाम से जमाना में कहानियाँ, साहित्यिक टिप्पणियाँ आदि लिखने लगे। आर्य समाज के प्रभाव से उन्हें हिंदू समाज की समस्याओं पर लिखने के लिए विषयों का पिटारा ही खुल दिया। आर्य समाज से जिन समस्याओं पर विद्वान लोग आते थे, वक्तृत्व देते थे उस पर, तो उनसे उनको विषय भी मिलते गए प्रेमचंद जी को। प्रेमचंद एक खुशमिजाज, दोस्तबाज, दोस्तों की महफिल में ठहाका लगाने वाले, अजनबियों के बीच संकोची बन जाते थे, पर दोस्तों के बीच हंसने हंसाने वाले, उर्दू फारसी के लतीफ़े सुनाने वाले और लोगों पर फिक्रे कसने वाले जिंदा दिल इंसान थे, है ना। कानपुर की उनकी ज़िंदगी जो होती ऐसी ही खुशगवार थी, जबकि गर्मी की छुट्टियों में लम्हे आने पर उन्हें एक नरक जिंदगी का सामना करना पड़ता था। अमृत राय के शब्दों में, उनके पुत्र जो है अमृत राय, उनके शब्दों में, कानपुर की ज़िंदगी अगर स्वर्ग थी तो घर की ज़िंदगी नरक। वहाँ बस स्कूल का काम था और उससे छुट्टी पाई तो दोस्तों की महफिल थी। हाँ, हंसी था, मजाक था, साहित्यिक चर्चा थी, ना कोई फिक्र थी ना परेशानी। और घर जो आए जैसे भीड़ के में हाथ मार दिया। सारी परेशानी जिनसे दूर रहने के कारण निजात मिली हुई थी, एक बारगी उसके ऊपर टूट पड़ी। 1905 में धनपत राय की उम्र 25 वर्ष के ऊपर चल रही थी, पर वे विवाहित होकर भी दाम्पत्य जीवन से वंचित थे। अंततः उन्होंने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया, पर किसी विधवा युवती से। 1906 में महाशिवरात्रि के दिन उनका दूसरा विवाह मुंशी देवी प्रसाद की बाल विधवा कन्या पापा कुछ बोल दियो। उन्होंने 1906 में दूसरा बार विवाह किया, विधवा विवाह किया उन्होंने। बाल विधवा विवाह जो कन्या थी, मुंशी देवी प्रसाद की एक बेटी थी, बाल विधवा, बचपन में ही विधवा हो गई थी। शिवरात्रि के दिन उन्होंने 1906 में विवाह किया। अमृत राय के अनुसार नवाब के साथ बारात में एक उनके छोटे भाई महताब को छोड़कर कोई रिश्तेदार न था, बस 2-4 दोस्त और हमझोली, जिसमें मुंशी दयानारायण निगम जो थे जमाना वाले, वो खास थे। इस प्रकार धनपत राय उर्फ नवाब राय की जिंदगी का एक नया दौर शुरू हुआ। प्रेमचंद जी का लिखने का सिलसिला और भी तेजी से चला। हुए जमाना में रफ्तार जमाना नामक स्तंभ लिखते थे, जिसमें देश में होने वाले परिवर्तनों की झलक प्रस्तुत की जाती थी। 1825 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। 1825 में प्रेमचंद जी के जन्म के 5 वर्ष बाद ही कांग्रेस की स्थापना हो चुकी होती है, हो जाती है। हाँ, देश की बंदी किंतु अपराजय आत्मा अपने को बानी देने के लिए छटपटा रही थी। प्रेमचंद की कलम उनकी वाहक बन गई।
मई 1905 से जून 1909 तक प्रेमचंद कानपुर में रहे और इस समय भारतीय राजनीति में घोर सक्रियता का युग था। कांग्रेस जो है गरम दल और नरम दल में विभक्त हो गया था, बट गया था। गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक और नरम दल के नेता गोपाल कृष्ण गोखले थे और धनपत राय विचारों से तिलक के साथ थे और गरम दल के साथ थे। अपनी राजनीतिक टिप्पणियों में उन्होंने तिलक का ही समर्थन किया। जून 1909 में धनपत राय का तबादला कानपुर से हमीरपुर हो गया। प्रेमचंद जी का तबादला हमीरपुर हो गया कानपुर से। स्कूलों से सब डिप्टी इंस्पेक्टर के रूप में इस नौकरी में घूमने की बहुत गुंजाइश थी और उन्होंने इसका खूब फायदा उठाया। वह अनुभव अपने लेखन के लिए बहुत मूल्यवान सिद्ध हुआ। इस बहाने उन्होंने देश की जिंदगी को नज़दीक से देखा। हमीरपुर की पद स्थापना में भी वह प्रसिद्ध घटना हुई जिसमें नवाब राय को प्रेमचंद में बदल दिया। 1908 में उनका सोजे वतन प्रकाशित हो चुका था। किसी प्रकार सरकार को पता चला कि सोजे वतन के लेखक नवाब राय वास्तव में धनपत राय हैं। सोजे वतन की कहानियों में सरकार को राजद्रोह की झलक मिली और जिसके लिए धनपत राय को तलब किया गया। किसी तरह उनकी नौकरी तो बच गई पर लिखने पर पाबंदी लगा दी गई। लेकिन उनका लिखना भला कैसे छूट सकता था। उन्होंने खतरा मोल लेकर भी प्रेमचंद नाम से लिखते रहने का फैसला लिया। हमीरपुर में ही प्रेमचंद को पेचिस का रोग लगा जिससे वे जीवन भर मुक्त नहीं हो पाए। उनको पेचिस रोग हमीरपुर में 1909 में जब वो हमीरपुर आते तो उसी समय 1909-10 में ही लगा। उनके बाद वो पूरा जीवन भर रहा। उसका असर उनके व्यक्तित्व पर पड़े बिना न रहा, उनका पड़ा और फिर 1914 में उनका तबादला जो हमीरपुर से बस्ती हो गया। बीमारी और बढ़ गई। 6 महीने तक इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, बनारस में इलाज चला पर बीमारी जड़ से न गई और सरकारी नौकरी छोड़कर प्राइवेट स्कूल में नौकरी करने और पत्र निकालने की भी बात मन में पैदा हुई पर संभव न हुआ। हाँ, वह निरीक्षण का काम छोड़कर कम वेतन पर स्कूल में शिक्षक के रूप में जरूर आ गए। कमजोर सेहत, स्कूल की नौकरी और साहित्य रचना के बावजूद उन्होंने 1916 में FA की परीक्षा पास कर ली। FA तो 1916 में ही प्रेमचंद का तबादला फिर गोरखपुर में हुआ। सेहत में सुधार हुआ। सुखद पारिवारिक वातावरण में लिखने का सिलसिला भी जारी रहा। यही उन्होंने उर्दू में बाजारे हुस्न की रचना की। वहीं वह महावीर प्रसाद पोद्दार के संपर्क में आए जिनकी कलकत्ता में हिंदी पुस्तक एजेंसी नामक प्रकाशन संस्था थी। इससे उन्हें उर्दू से हिंदी में आने में बहुत सहायता मिली। उनका पहला हिंदी कहानी संग्रह जो है सप्त सरोज और बाजारे हुस्न का हिंदी रूप जो है सेवा सदन इसी अवधि में हिंदी पुस्तक एजेंसी से प्रकाशित हुआ। 1919 में एजेंसी प्रेमचंद ने BA की परीक्षा पास की। इसी अवधि में उन्हें गोसाए आफियत की भी रचना की जो बाद में प्रेमाश्रम के नाम से प्रकाशित हुई। फरवरी 1921 में गांधी जी ने गोरखपुर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। गांधी जी के असहयोग के संदेश ने प्रेमचंद को क्या इस तरह से थोड़ा सा ठीक नहीं लिखा। प्रेमचंद को एक झकझोर दिया। प्रेमचंद को झकझोर दिया। सरकारी नौकरी छोड़ने का मन तो बहुत दिनों से बना रहे थे। अब एक बड़ा कारण मिल गया। उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। 16 फरवरी 1921 को वे कार्य मुक्त हो गए। इस प्रकार 21 वर्ष की गुलामी का अंत हो गया। इसके साथ ही आवास और जीविका उपार्जन के नए सवाल भी पैदा हुए। कुछ दिन महावीर प्रसाद पोद्दार के गांव मनीराम में रहे। प्रेस खोलने का विचार मन में आया पर पहले कपड़े का कारखाना खोला जिसमें 8 कड़िए चलते थे। चरखे की एक दुकान खोली गई पर प्रेमचंद का मार्ग नहीं था। कारखाना नहीं चला। सरकारी नौकरी से इस्तीफा देने के 4 ही महीने बाद उन्होंने कानपुर के मारवाड़ी विद्यालय में प्रधानाचार्य का कार्यभार संभाला पर यह नौकरी ज़्यादा दिन नहीं चला। 15 अगस्त 1921 को उनके दूसरे पुत्र अमृत राय का जन्म हुआ। 22 फरवरी 1922 को विद्यालय के मैनेजर से अनबन हो जाने पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मारवाड़ी विद्यालय से इस्तीफा देने के बाद 22 मार्च को वो मर्यादा में संपूर्णानंद के बाद स्थापना संपादक नियुक्त हुए जहां वे 22 जून तक रहे। उसके बाद काशी विद्यापीठ में हेडमास्टर के पद पर नियुक्त रहे। जुलाई 1922 में यह नौकरी भी समाप्त कर ली। लम्हे में घर बनाने का काम शुरू किया। अपना प्रेस खोलने का विचार भी काफ़ी पहले से कर रहे थे। अंततः 1923 में उन्होंने बनारस में सरस्वती प्रेस की स्थापना की पर प्रेस ठीक से चला नहीं। उसमें निरंतर नुकसान ही होता रहा जिसके बारे में हम लोग पढ़े थे MSD 4 में प्रथम वर्ष में कलम का सिपाही में कि प्रेस के लिए कितना नुकसान हो रहा था। कभी कभी वो तो मान बैठे थे कि तो ठीक है। आज की चर्चा यहीं विराम करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे 1923 के बाद।